अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स। कहानी शुरू करने से पहले मेरे फेसबुक के ग्रुप लुबाबा हैदर ऑफिशियल और मेरे फेसबुक पेज लुबाबा हैदर को ज्वाइन करें। मेरे पेज और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। मैं आपका वहाँ इंतज़ार कर रही हूँ। शुक्रिया। उसने एक बार फिर रजिस्टर खोला। हाँ, एक औरत आज यहाँ से सुबह 10 बजे गई है, मगर वो किसी की कैदी नहीं थी। उसे एक आदमी करीम हसन यहाँ से लेके गया है। वो उसका भाई था। औरत का नाम फरीदा है। उसकी उम्र 24 साल लिखी है यहाँ। क्या तकलीफ थी उसे? उसके गुर्दे का ऑपरेशन हो चुका है और वो ऑपरेशन के बाद मुनासिब इलाज के लिए यहाँ लाई गई थी। वो कितने दिन दाखिल रही है यहाँ? 4 दिन। कोई पता लिखवाया उन्होंने? पता जो इसमें दर्ज है वो भी सुनिए। फरीदा जवाहर, करीम हसन, सकना सांदा कला, मकान नंबर 6, सांदा रोड। यहाँ से नाम खारिज करवाने की क्या वजह लिखी है? मरीज़ा के वारिस हमारे इलाज से मुतमईन नहीं है। खातून ने वो इबारत पढ़ी जो वहाँ दर्ज थी। उसकी सेहत और बीमारी की हालत के बारे में क्या लिखा है? माजिदा किसी माहिर वकील की तरह जिरा कर रही थी। चार्ट ये रखा है। उस खातून ने हमसे भरपूर ताउन करते हुए मेज़ के खाने से एक चार्ट निकालकर सामने रख दिया। डॉक्टर हर्बर्ट की रिपोर्ट ये है कि गुर्दे के ऑपरेशन का ज़ख्म बड़ी हद तक मुंदमिल हो चुका है। बहरहाल मुकम्मल सेहतयाबी में भी 1 हफ्ता और लगेगा। बस ये और कुछ? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने आपका बहुत वक्त लिया, इसकी माफ़ी। मैंने माजरत खाना लहजे में कहा। वो खातून खुलकर मुस्कुराई। आपकी मिसेस को तो वकील होना चाहिए। ऐसी बातें तो आज तक किसी ने नहीं पूछी थी। इसकी तरफ से भी माफ़ी। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर मैं माजिदा को घसीटता हुआ अस्पताल की इमारत से बाहर ले आया। अब यह बात साबित हो चुकी थी कि करीम हसन नामी कोई शख्स था जिसने आज आसिया को किसी संगीन खतरे के पेश नज़र अस्पताल से निकालकर कहीं और पहुंचाया था। वो उसका हमदर्द था या दुश्मन, इस बात का मैं अंदाज़ा नहीं कर सका था। इतनी बात जाहिर थी कि वह अभी तक यानी इस दोपहर तक जिंदा सलामत थी और किसी ने उसके इलाज के लिए शहर के सबसे महंगे और पूरा आसाइश अस्पताल में रखकर उस पर बहुत सा रुपया खर्च किया था। इस अस्पताल में मरीज़ के अखराजात का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो पता दुरुस्त था जो अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज था? ये बहुत अहम सवाल था। मैंने जब माजिदा से इस बारे में पूछा तो वो बोली, हो सकता है ये पता दुरुस्त हो। सांदा जाने में हर्जी क्या है? ये तो जाहिर है वो आसिया ही थी। उसका नाम गलत लिखवाया गया है। ठीक कहती हैं आप। चलो इस टैक्सी में बैठे, हम अभी उधर चलते हैं। मैंने माजिदा को सामने खड़ी टैक्सी में धकेल दिया। हम दोनों एक बार फिर छलनी लेकर हवा को पकड़ने के लिए दौड़े थे। कोई 20 मिनट बाद हम सांदा जा पहुंचे। वो मकान सांदा रोड पर ही होना चाहिए था। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा तारी था। ट्रैफिक भी मौदूम हो चुकी थी। आबादी के लोग गहरी नींद में खो चुके थे और हमारे लिए ये मालूम करना बहुत दुश्वार था कि वो 6 नंबर मकान कहाँ है। बताने वाला कोई नज़र ही नहीं आता था। फिर भी हम टामक टोइयाँ मारते आगे बढ़ते चले गए। टैक्सी को हमने फारिग नहीं किया। आखिर एक चौकीदार ने हमें उस मकान तक पहुँचाया। वो लबे सड़क ही बना था। 2 मंजिला मकान था वो। उसके सामने पहुँचकर हम टैक्सी से उतर गए। मकान की सारी बत्तियाँ बुझी हुई थीं। मेरी बेताबी हद से बढ़ गई। मैंने जाते ही दरवाज़ा पीट डाला। कोई 5 मिनट बाद एक आदमी कमरे से बाहर निकला और वहीं से बोला, कौन है भाई? क्यों दरवाज़ा तोड़ रहा है? ये कहकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो सर्दी से बचने के लिए कंबल ओढ़ कर आया था। की गल है भाजी, खैर तो है ना? कोई गोली शोली तो नहीं चल गई? आग तो नहीं लगी कहीं? ऐसी कोई बात नहीं पहलवान। मकान नंबर 6 यही है ना? हाँ, यही ही है। ते बात यह पहलवान कि हमें करीम हसन से मिलना है। और बेड़ा गर्क। ओ बेड़ा गर्क, उसको गए हुए तो 1 महीना हो गया। ऊपर का उसने 6 महीने का किराया भी नहीं दिया था। ओ है तो पुलिसिया, पर कहीं कैद तो नहीं हो गया? और कुछ मैनू भी तो दसो। हमें तो उसका किसी ने यही पता दिया था भाई। अगर उसका कोई और ठिकाना हो तो हमें बता दें। और मुझको कुछ नहीं पता भाजी। किसी ने मुझको दसिया है कि वो डिसमिस हो गया है। उसको तो कैद ही होना चाहिए, चूड़े दा पुत्र। अच्छा, वो नौकरी पर नहीं है? किसी उसके अजीज़ वगैरह का पता है आपको तो हमें वही बता दें। ओ नहीं सर जी, और मैनू कुछ नहीं पता। जे तुझसे उसको पकड़ लो ना तो मुझे भी बता देना। 1 साल का किराया लेना उसको, लो मुझको पूरे 1200 रुपया। अच्छा मियाँ जी, खुदा हाफिज। मैंने उसकी बातों से तंग आकर कहा। हम दोबारा टैक्सी में जा बैठे। चल यार, हमें उधर राजगढ़ ले चल। मैंने ड्राइवर से कहा। एक बात तो साबित हो गई है,
कि करीम हसन किसी जाली आदमी का नाम नहीं है और आसिया को वही अस्पताल से लाया है। हाँ, अब ये मालूम करे सुबह उठकर कि वो कबीर शाह कौन है, किस थाने का SHO है वो। ये तो बड़ी आसान बात होगी, हम अभी मालूम कर सकते हैं। हाँ चलो, उधर किसी होटल में रुककर फ़ोन पर पता कर लेते हैं। चल भाई, हमें उधर भाटी गेट पर ले चल। मैंने टैक्सी का रुख मुड़वा दिया। कुछ ही देर बाद हम भाटी दरवाजे के होटल में जा घुसे। माजदा ने खड़े खड़े चाय के 2 प्याले बनवा लिए। इतने में मैंने एक्सचेंज से नंबर लेकर रावी रोड के थाने में फ़ोन किया। मेरा अंदाज़ा यही था कि बुखारी क्लिनिक में उसी थाने का कोई आदमी गया होगा। देखे जनाब, मुझे SHO कबीर शाह साहब से बात करनी है। ओ जी, शाह जी तो 1 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। उनके दादा फौत हो गए ना। कब गए छुट्टी पर वो आज शाम को छुट्टी लेकर गांव गए थे। उन्हें टेलीफोन पर साहिवाल से इत्तला मिली थी। कोई हेड कांस्टेबल बोल रहा था, बड़े ही मुहज़्ज़िब और मुअद्दिब लहजे में। ये बात उनकी तरबियत का हिस्सा थी। उसकी ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि वो अच्छे खुशगवार लहजे में बात कर रहा था। आप बता सकेंगे जनाब कि उनके गांव का पता क्या है? मैं भी उनके दादा के जनाजे में शामिल होना चाहता हूँ। क्यों नहीं जनाब, उनके गांव का नाम तिरन तारन है। वो सिखों वाला मशहूर तिरन तारन जो अमृतसर के पास है। कहीं आप बॉर्डर ना क्रॉस कर जाएं। ये मुसलमानों वाला है। साहिवाल से जो बसें जाती हैं वो उस गांव के करीब से गुजरती हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब, बेहद शुक्रिया आपका। माजदा ने चाय का कप मेरे आगे काउंटर पर रख दिया। वो मैंने हलक से नीचे उंडेला और फिर माजदा को सारी बात बताकर टैक्सी में बैठकर उसी वक्त राजगढ़ जा पहुंचा। एक दिन और अंधेरों में डूबकर नाकामी का एक और चरका मेरे दिल पर लगा था। जब हम बोझल कदमों से चलते हुए दरवाजे पर पहुंचे तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी कमर झुक गई है और मैं अपनी ज़िंदगी के चंद और साल एक दिन की झोली में डाल आया हूँ। मैं शायद वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा था। वक्त मेरे साथ बड़ी जालिमाना आंखमचोरी खेल रहा था। फिर भी मुझे इत्मीनान था कि अब की बार आसिया किसी बहुत ही महफूज हाथ में है। मैं समझ रहा था कि कबीर शाह ने इतनी लंबी छुट्टी क्यों ली है। वो किसी अनजानी वजह से आसिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा था। अगर ऐसा ना होता तो वो यूं इतने पुरस्कार तरीके से उसे अस्पताल से ना उठवाता। उसने किसी ख़ास मकसद के तहत ही वो सब कुछ किया था, मगर वो मकसद क्या था ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। माजदा ने मेरी वो कैफियत भांप ली। परेशान क्यों हो रहे हो? वो हर ख़तरे से महफूज हो गई है। मेरा दिल कहता है कि वो जहाँ भी होगी बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मगर वो उसे क्यों उठाए फिरता है? उसे क्या मतलब उस बदनसीब से? मैंने बिलखते हुए कहा, ये क्या करते हैं जिलानी? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों हिम्मत हारते हैं आप? चले अंदर चले, ये आंसू पोंछ दें। आप भी कमाल करते हैं। अब तो उसका वाज़ेह सुराग मिल गया है। हम कल ही कबीर शाह के गांव जा पहुंचेंगे। ये कहकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुंडी सलोनी ने खोली। वो लोग वापस आ चुके थे। तुम लोग कब वापस आए? हम बस अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। मैं सलोनी की बात सुनी अनसुनी करके सीधा अर्शी के कमरे में जा घुसा। आभी उस वक्त कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। यार, बड़ी देर लगा दी तुमने। कहाँ चले गए थे? आसिया की तलाश में गया था। तुम कहो, उस बदनसीब पर मिट्टी डाला है? हाँ यार, मैंने उसका आखिरी दीदार भी कर लिया। वो बड़ी अजीम औरत थी जिलानी, उसने बड़ा जुल्म सहा है। तुम कहो, कुछ आसिया का पता चला? आभी ये कहकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। अर्शी उस वक्त शायद बावर्ची खाने में थी। हाँ, बहुत कुछ मालूम हुआ है। ये कहकर मैंने सारे वाक़यात आभी को बता दिए। उसके चेहरे का रंग बदल गया। जब मैं खामोश हुआ तो वो कहर आलूद नज़रों से गिरदोपेश को ज़ख्मी चीते की तरह देखते हुए बोला, अपने हथियार संभाल ले जिलानी। मुझे हैरत है तू वापस किस तरह आ गया। तुझे उस गाड़ी को पकड़ना चाहिए था। उसका पता तो वही मालूम कर सकता था मैं। उसका अंजाम तक दुनिया को देखना चाहिए अभी। मैं उसे किसी बिल में बंद करके नहीं मारूंगा। उससे तो अभी और इसी वक्त हमारा मैच होगा जिलानी। नहीं यार, तू ज़ख्मी है, मैं तुझे साथ लेकर नहीं जा सकती। जिलानी, मुझे अपनी माँ की कसम है, मैं उस गाड़ी को ज़मीन पर उतार कर ही तकिए पे सर रखूँगा। मैं तो कब्रिस्तान से चुपचाप वापस आ गया था कि रीटा के असल मुजरिम का मुझे पता नहीं था, पर अब नहीं। ये कहकर उसने बूट पहन ली। पिस्तौल उसने कमीज़ के नीचे बांधा और कंबल ओढ़कर वो मुझे धकेलता हुआ सहन में ले गया। मगज़ मेरा भी उलट चुका था। जब से मैंने मन्नान की बातें सुनी थी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने भी कसम खाई थी कि रीटा के दुश्मनों को माफ़ नहीं करूँगा। मन्नान को अलबत्ता मैंने फहरिस्त में सबसे नीचे जगह दी थी, क्योंकि उस जुल्म का असल जिम्मेदार वही था और मैं उसे बदतरीन सज़ा देना चाहता था। हम सड़क पर निकले तो आभी ने कहा, तुमने स्टन गन साथ नहीं रखी? नहीं, मैंने कंबल ओढ़ना छोड़ दिया है। मौसम बदलता जा रहा है ना। तुम भूलते हो, अपना कंबल तो तुमने रीटा पर डाल दिया था। तुम्हें पता है वो गाड़ी कहाँ रहता है?
उसका जख्म अभी पूरी तरह मुंतमिल नहीं हुआ था। वो थोड़ा बहुत लंगड़ा रहा था। वो उधर कुमारपुरा में रहता है, मगर अड्डा उसका उधर नमशी लद्दे के बाग के पीछे है। कोई टैक्सी पकड़। मैंने चंद कदम आगे जाकर एक टैक्सी रोकी, मगर अभी हम उसमें बैठे नहीं थे कि उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। फिर वो उसे दौड़ाता हुआ आगे निकल गया। आबी ने उसे एक मोटी सी गाली दी। इस बदमाश कमीने को क्या नजर आ गया कि ये यूं भाग गया? तेरे हुलिये और कंबल से डर कर भाग गया है। क्यों, हम शक्ल से चोर नजर आते हैं क्या? क्या समझा इसने हमें? ये बात नहीं है आबी, रात भी तो देख कितनी गुजर चुकी है। 1 बज रहा है। पुलिस ने गश्त शुरू कर दी है। हाँ ये तो है, अपने पास एक कार ज़रूर होनी चाहिए जिलानी, हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है। उस फज्जे मिस्त्री की कार हमने तबाह ना की होती तो उस इरफान की मर्सिडीज ले लेते, मगर अब वो भी नहीं हो सकता। हाँ यार, उसको बड़ी महंगी गाड़ी दे आए हम। किसी दिन चलेंगे उसके पास। इस वक्त जो मसला उसका कोई हल सोच। वो देख, एक रिक्शा आ रहा है, उसे रोक। उसने दाएं हाथ देखते हुए कहा। वो रिक्शा मेरे इशारे पर रुका और हम उसमें धंस कर बैठ गए। चल यार, तू हमें उधर रावी रोड की तरफ ले चल, पर देख बड़ी सड़क छोड़ दे और अंदर अंदर से चल। ड्राइवर कुछ घबरा सा गया। ठीक है भाई जी, वैसे खैर तो है ना, कोई पुलिस शुलिस का मामला तो नहीं है? कुछ ऐसी गल है प्यारे, जरा बच बचा के निकल, तेरे लिए और हमारे लिए यही बेहतर है। मैंने बड़े भारी भरकम लहजे में कहा। उसने रिक्शा राजगढ़ के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ाया और बड़े ही एतमाद से वो मुख्तलिफ गलियों में से होता हुआ देव समाज रोड पर जा पहुंचा। वहां से उसने फिर एक मोड़ काटा और घोड़ा अस्पताल के पीछे से गुजरता हुआ वो बिलालगंज जा पहुंचा। देर बाद हम मुंशी लद्दा जा पहुंचे। ड्राइवर को हमने 20 रुपये थमाए तो वो खुश हो गया। अभी मेरे कंधे पर हाथ रखकर आगे चल दी। वो गली बिल्कुल सुनसान थी, मगर अभी हम चंद ही कदम चले थे कि हमें अपने इर्द गिर्द कदमों की चाप सुनाई देने लगी। 2 आदमी पहलू की गली से तेज तेज चलते हमारे करीब से गुजर गए। वो 10 कदम चले थे कि एक ने दाएं हाथ रुककर हल्की सी सीटी बजा दी। वो सीटी बहुत ही पुरस्कार थी। ये क्या हो रहा है अभी? ये पॉकेट मार बदमाश है, हमें शिकार समझ रहे हैं। सीटी फिर बजी और उसके साथ ही 2 आदमी और गली में आन पहुंचे। वो वहीं किसी ओट में छुपे बैठे थे। उनके हाथों में सिगरेट थी, जिनकी बदबू कहती थी कि वो चरस से भरे हुए हैं। अब वो 4 थे। हम उनके पास से गुजरने लगे तो उनमें से एक बोला, परिंदा जख्मी लगता है मुझे। हाँ, लंगड़ा कर चलता है। किधर जाना है बाबूजी? दूसरे ने पूछा। हम उनके सामने जाकर रुके। उन चारों के तेवर बहुत ही बिगड़े हुए थे। एक ने सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पर फेंका। देखते क्या हो बाबूजी? ये कहकर उसने चमकता हुआ कमानीदार चाकू खोलकर मेरी आंखों के सामने लहराया। उनमें से 1-2 सरक कर हमारे दाएं बाएं आन ठहरे। उन्होंने भी चाकू हमारी पसलियों से लगा दिए। ये सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा यारों, आबी ने दांत पीसते हुए कहा। महंगाई तो वाकई बड़ी हो गई है बाबूजी। बाबूजी को साफ कर दे जाकी, ये बड़े मैले हो रहे हैं। ये कहकर सामने खड़े आदमी ने सिगरेट का कश लगाकर धुआं मेरे मुंह पे मारा। जाकी उसके पहलू में खड़ा था। उसने एकदम बाएं हाथ से मेरी टाई पकड़कर अपना दायां हाथ मेरी जेब में डाल दिया। मैंने उसकी बाएं कलाई पर हाथ डालकर जरा सा झटका दिया और पूरी कुव्वत से उसकी कलाई दबा दी। मेरे अंगूठे का दबाव उसकी हड्डी पर कुछ ऐसा आनन फानन बढ़ा कि उसकी कलाई तड़ाक से टूट गई। ओ तेरी ऐसी की तैसी! दर्द से पागल होकर उसने मुझे गाली दी और मैंने उसको साथ खड़े पापे की तरफ धकेलकर दाएं हाथ खड़े उनके साथी की गर्दन पर कुछ इतनी तेजी से हाथ घुमाया कि जब उसकी रगे एहसास दबी तो उस वक्त तक वो ज़मीन पर गिर चुका था। उसका चाकू दूर जा पड़ा था। इस अरसे में आबी ने चौथे आदमी का चाकू वाला हाथ पकड़कर उसे दोहरा कर दिया। चंद ही लम्हों में वो मरोड़ा आबी ने कुछ इतना बढ़ाया कि उस आदमी का बाजू शाने से निकल गया और वो धड़ाम से ज़मीन पर औंधे मुँह जा गिरा। ओए पापे, ओ मेरा बाजू टूट गया, ओए मैं मर गया पापे। जाकी ज़मीन पर पड़ा करहा रहा था। पापा हैरान परेशान होकर पीछे हट गया था। चाकू उसने कुछ इस तरह पकड़ लिया था जैसे वो हमसे अपने साथियों की जिल्लत का इंतकाम लेने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगा। क्या ख्याल है उस्ताद, करीब नहीं आओगे हमारे? मैंने अपना चुपशा बिजली के चमकारे की तरह जेब से निकालकर उसके सामने कर दिया। वो लरस कर 2 कदम और पीछे हटा और दबे लहजे में गुर्रा कर बोला, हिम्मत है तो ये पिस्तौल छोड़कर आ, मैं तेरा खून पी लूँगा। उसकी ये बात सुनते ही मैंने चुपशा जेब में रखा और आबी के कंधे से कंबल झपट कर मैंने उसका पल्ला पूरी कुव्वत से पापे के मुंह पे दे मारा। वो घबरा कर दाएं हाथ सरका तो मैंने कंबल दोनों हाथों में फैलाकर उसके ऊपर डाल दिया। वो पागल होकर मेरी तरफ बढ़ा
यूं कि उसने अपने चाकू की बारीक नोक से कंबल चीरकर अपना हाथ उस सुराख में से गुजार लिया था, मगर उसका मुंह सर कंबल में छुपा था। वो नहीं जानता था कि उसका हाथ किस तरफ बढ़ रहा है। मैंने उसकी कलाई को शिकरे जैसी तेजी से पकड़कर मरोड़ दिया। चाकू उसके हाथ से गिरा। एक दबी घुटी भयानक चीख उसके मुंह से निकली और वो वहीं दो जानो हो गया। उसने कंबल अपने मुंह पर से नोचकर अलग फेंका और बाएं हाथ से कलाई को पकड़कर उसने दोनों रानों में दबा लिया। वो खासे कसरती बदन का आदमी था, मगर बेचारा नहीं जानता था कि उसकी कलाई टूट सकती है। वो शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उसके वहमो गुमान में भी यह बात ना होगी कि वो बाबू जिनको साफ करने निकले थे यूं पलटकर उनकी धुलाई कर देंगे। मुझे अफसोस है पापे, कुछ ज़्यादा ही सख्त हाथ पड़ गया। उसने अपनी बकवास फिर शुरू कर दी। वो अभी तक होश में था। जाकी भी दर्द से बिलबिला रहा था, मगर उसमें अब हमें गाली देने की हिम्मत नहीं थी। दूसरे दो आदमी औंधे मुंह पड़े थे। एक को मैंने बेहोश कर दिया था और दूसरे को आबी ने। अच्छी बोहनी करा इन कमीनों ने। चल यार, देर हो गई हमें बड़ी, आबी ने बदमजा होकर कहा। जाकी हमें फटी फटी नज़रों से देख रहा था। भाई जी, कुछ इलाज के लिए तो देते जाओ। मैं तो गया 3 महीने के लिए, बड़ा खर्चा उठेगा मेरे बाजू पर। कुछ तो तरस खाओ। ओए तरस की ऐसी की तैसी, हमें क्या, जा मर जाके परे। भाई जी, बड़ा मंदा रहेगा उधर, हमारे 3 आदमी तो मार दिया आपने। ओ बक बक नहीं कर जाकी, दफा हो जाए यहाँ से, मैं फिर निमट लूँगा तुमसे। पापे ने पहले जाकी को डांटा और फिर हमसे बोला, हाँ जब तेरे चप ठीक हो जाए ना तो फिर आ जाना पापे। वैसे मुझे तरस आता है तुम पर। ये लो 200 रुपये रख लो, कुछ हल्दी फिटकरी का खर्चा निकल आएगा। ये कहकर मैंने 100 के 2 नोट दोहरे करके पापे के मुंह पे दे मारे। वो भन्ना के रह गया। आबी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पापे के करीब पड़ा कंबल उठाकर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे साथ चल दिया। कोई आधा फरलांग आगे जाकर आबी की इमारत के सामने रुक गया। उसका पुरानी हवेलियों जैसा ऊंचा दरवाज़ा खासा भारी भरकम था। उस दरवाजे में खिड़की लगी थी। आबी ने खिड़की पर दस्तक दी, मगर दूसरी जानिब से कोई जवाब ना मिला। आबी ने एक बार फिर दस्तक दी। अब की बार एक नींद भरी आवाज़ आई। कौन है? दरवाज़ा खोल भाई, हम बहरामपुर से आए हैं। बहरामपुर? उधर से तुम धनिए का तेल लाए हो? ये कोई वक्त है आने का? नाम क्या है तुम्हारा? वो दरवाज़ा खोल, क्या बकबक लगा रखी है तुमने? हमें गाड़ी से मिलना है। आबी का दबंग लहजा उसको मुतासर कर गया। दूसरी तरफ कोई चारपाई चरचराई और फिर कुछ ही देर बाद किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। वो कोई बड़ा ही देवहकल आदमी था। वो बनियान पहने था और तैबंद की गिरा कस रहा था। उसने हमें गौर से देखा। आओ अंदर आ जाओ, क्या मुसीबत पड़ गई इस वक्त? गाड़ी पहलवान से मिलने का अच्छा टाइम देख रखा है तुम लोगों ने। वो तेरी पसली में क्यों दर्द उठ रहा है पहलवान? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल। आबी ने मुझे अपने आगे उस खिड़की में से गुजारते हुए कहा। सामने एक वसी ड्योढ़ी थी, जिसकी एक दीवार के साथ उस आदमी ने अपनी चारपाई डाल रखी थी। उसका लिहाफ खुला पड़ा था। हम उसके साथ अंदर पहुंचे तो वो हमें गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, ये बहरामपुर का है जिसका तुम नाम ले रहे थे? तुम्हें पता तो है वहाँ का धनिए का तेल बड़ा मशहूर है, वही बेचते हो ना तुम? आबी ने बेतकल्लुफ़ी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो मुस्कुरा रहा था। पहलवान भी मुस्कुरा दिया। वो मस्खरी ना कर जवान, ये बता तुम हो कौन और गाड़ी पहलवान से इस वक्त क्यों मिलना चाहते हो? ये उसी का अड्डा है ना? मैंने आबी को चारपाई पर बिठाते हुए कहा। हाँ, तुम्हें कुछ शक है क्या? हम ये अड्डा उसके वजूद से पाक करने आए पहलवान। उस बदमाश से कह दो कि उसके 2 जवाई आए हैं और मुंह संभाल के बात करो। तू जानता नहीं गाड़ी कौन है? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। बोला उस बदमाश के बच्चे को, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जत्थल है बाबूजी, और मैं आदमी को पुर्जे पुर्जे कर दिया करता हूँ, समझे हो ना? उठो इस मंजी से। वो हुर्राता हुआ आगे बढ़ा और चारपाई को उलटने के लिए नीचे झुका। मैंने फौरन ही उसकी वो सिंधी पाए जैसी मोटी कलाई दाएं हाथ में पकड़कर उसे नीचे की तरफ झटका दिया तो वो मुंह के बल चारपाई की पट्टी पर आ लगा और उसके वो भारी भरकम घुटने ज़मीन पर टिक गए। अदब से बात करो डंगरदीन, जाओ उसे बता दे कि उसके 2 जवाई आए हैं। सुन रहा है कि नहीं? वो कुछ सटपटा सा गया। हद हो गई भाई, ज़ात की छिपकली और शैतीरों से झप्पे। मेरा तो ख्याल है तेरी मौत तुझे यहाँ लेकर आई है। ओए टोंकी, ओए धम्मी, जरा इधर तो आ, देख तो ये कौन है? ये कहता हुआ वो सहन में जा ठहरा। इमारत उस सहन के इर्द गिर्द बनी थी और 2 मंजिला थी। मेरा अंदाज़ा है कि वहाँ ऊपर नीचे 6-6 कमरे तो ज़रूर ही होंगे।
जत्तल की आवाज़ के साथ ही सामने का एक दरवाज़ा खुला और उसमें से दो आदमी तेज़ी से बाहर निकले। उस कमरे में पहले से बत्ती जल रही थी। वो दोनों पतलूने पहने थे और उनके सफ़ेद बुराक कमीज़ों के गिरेबान खुले थे। क्या बात है पहलवान, क्यों चीख रहे हो? ओ इधर आके देखो तो सही, ये नए 30 मार खाए हैं। वो दोनों डेवड़ी में पहुंचे तो उस वक्त भी हम जत्तल की चारपाई पर बैठे थे। हमारे चेहरों का जायज़ा लेकर उनमें से एक बोला, की गल है, पहलवान को क्यों सता रहे हो? किससे मिलना है तुम्हें? हमें गाड़ी लोहार से मिलना है। उस्ताद तो इस वक्त सोया हुआ है, तुम्हें सुबह आना चाहिए था। तेरा नाम क्या है मेरे यार? आवाज़ तो तेरी बड़ी करारी है। मेरा नाम धम्मी है और मेरे इस यार का नाम टोंकी है। तुम कहीं कलावन तो नहीं हो? आवाज़ों की बड़ी पहचान है तुम्हें। हमें गाड़ी से अभी और इसी वक्त मिलना है, उसको बता दो कि हम आए हैं। मैंने उसके सामने तनकर खड़े होते हुए कहा। मेरे दोनों हाथ पतलून की जेबों में थे। मेरी बात सुनकर वो तीनों मुस्कुरा दिए। ऐसा का काम है बाबूजी, गाड़ी पहलवान इस वक्त किसी से मिलने का रवादार नहीं होता, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। ये बात धम्मी ने कुछ ऐसे लहजे में कही कि मुझे तैश आ गया। मैंने खड़े हाथ की जोरदार ज़रब उसकी गर्दन पर लगाई। वो लटकर धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। जत्तल के लिए शायद ये सब कुछ बिल्कुल ही गैर मुतवक्को था। वो पागलों की तरह आगे बढ़कर मुझसे गत्थम गत्ता हो गया। उसकी कोशिश ये थी कि मेरी कमर दोनों हाथों में लेकर मेरी पसलियाँ इतने ज़ोर से दबाए कि मेरा दम घुट जाए, मगर मेरे दोनों हाथ आज़ाद थे। मैंने पूरी क़ुव्वत से उसकी गर्दन दोनों हाथों में लेकर उसकी रग मसल दी और रग दबते उसके हाथ ढीले पड़ गए और वो वहीं ढेर हो गया। धम्मी अभी तक संभल नहीं सका था और ज़मीन पर पड़ा गर्दन मसल रहा था। टोंकी आगे नहीं पड़ा। जो ही जत्तल नीचे गिरा, वो टोंकी तेज़ी से सहन की तरफ भागा और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बैठ जा यार, तू बहुत थक गया होगा। इस बैल का बिस्तर तो देख, कितनी बदबू है इसमें। आबी ने जत्तल पहलवान के लिहाफ को ज़मीन पर फेंकते हुए कहा। वो लिहाफ जत्तल के मुंह पे जा गिरा। धम्मी अभी तक ज़मीन पर बिछा था और उससे गर्दन हिलाई नहीं जाती थी। कोई 10 मिनट बाद सहन में 2 बत्तियाँ जल उठी। वो खासे बड़े बल्ब थे। चंद ही लम्हों बाद सीढ़ियों में से बहुत से कदमों की चाप सुनाई दी और फिर सीढ़ियों का दरवाज़ा किसी जवान के वजूद से लबालब भर गया। वहाँ एक 6.5 फुट ऊंचा जवान खड़ा था। उसका रंग गंदुमी था, बड़ी बड़ी आंखें, पहलवानों जैसी मूछें, चौड़े चकले शान। वो बोस्की का कुर्ता और सफ़ेद शलवार और खुस्सा पहने था। वो बड़े तहकुम आमेज़ अंदाज से सीढ़ियाँ उतरा और बड़े करोफर से चलता हुआ सहन अबूर करके डेवड़ी में दाखिल हुआ। 4 आदमी उसके पीछे थे, उनमें टोंकी भी शामिल था। टोंकी ने पिस्तौल सीधे हाथ में पकड़ रखा था। ओए अभी पहलवान, तू कैसे आया मेरे यार? और ये कैसा तमाशा दिखाया तूने? ये कहकर गाड़ी पहलवान ने मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज़ में बला का तहकुम था। मैं तुझसे मुसाफा करने नहीं आया हूँ गाड़ी, हमें वो आदमी दे दो जिनके लिए हम यहाँ आए हैं। कैसे आदमी? कौन आदमी? ये क्या कह रहे हो? वो आदमी जिन्होंने रीटा की इज्जत लूटकर उसे जान से मार दिया। इससे कम पर बात नहीं होगी, हमें वो आदमी दे दो। ये कहकर आबी बिस्तर से उतर गया। मैं भी उसके पहलू में तनकर खड़ा हो गया। गाड़ी का चेहरा एकदम बदलने लगा। उसकी आंखों में अजीब सफाकी उभर आई। तेरा क्या ताल्लुक है उस लड़की से? ताल्लुक ही तो था, जभी तो आया हूँ। और इसे देख लो, तुमने इसका नाम सुन रखा होगा, ये जिलानी है, गुलाम जिलानी। उफ मेरे खुदा! गाड़ी यूँ बिदक कर पीछे हटा जैसे उसने कोई खौफनाक अजदहा देख लिया हो, मगर उसकी ये कैफियत सिर्फ एक लम्हे के लिए रही। उसने फ़ौरन अपने आप पर काबू पा लिया। टोंकी के हाथ से पिस्तौल झपट कर बोला, मुझे बताओ अभी, उस गश्ती से तुम्हारा क्या ताल्लुक था? उसे गाली मत देना गाड़ी, वरना वक्त से पहले ही तेरा काम ख़त्म हो सकता है। मैंने अपना चुपशा बिजली किसी सूरत से निकालकर गाड़ी के दाएं हाथ पर गोली चला दी। वो बेआवाज़ मेहरबान गोली उसकी दरमियानी उंगली पर लगी और पिस्तौल उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया। मैंने दूसरे लम्हे उस पिस्तौल पर पाँव रखकर चुपशाह की नाल गाड़ी के पहलू से लगा। बता दे मेरे वीर कि वो शोधे कौन थे। अभी मैं तुझको बोलने का मौका दे रहा हूँ गाड़ी पहलवान, फिर ये मौका भी नहीं रहेगा। वो अपना ज़ख्मी हाथ दूसरे हाथ में पकड़कर दर्द से दोहरा हो रहा था। आबी ने भी उस क़यामत के इस लम्हे में अपना पिस्तौल दूसरे 3 आदमियों पर तान लिया था। उन्होंने अपने चाकू निकाल लिए थे, मगर अब वो बेबस नज़र आते थे। तुम बताओ टोंकी, कौन थे वो? आबी ने बाएं हाथ से टोंकी के लंबे लंबे बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए कहा, मैं बताता हूँ बाजी, एक तो उस्ताद था, वो लड़की एक दिन उसके पास रही, फिर रात को वो लड़की इनके पास थी, उसे गला घोंट कर इसने मारा था।
उसने अपने पीछे खड़े 3 साथियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, नाम क्या इनके? इसका गौस है जी, इसी ने मारा था। ये दीका है और एक करोंडा, ये पुलिस का टाउट भी है। वो लड़की इनके हाथ कैसे आई थी? वो जी मन्नान साहब है ना, उन्होंने खुद रीटा को उस्ताद के हवाले किया था। टोंकी ने लरसते हुए कहा। उसका रंग हल्दी हो रहा था। वो उसे खुद ये कर यहाँ आया था? हाँ जी, वो सुबह 4 बजे से लेकर इधर आया था। उसके साथ 2 सिपाही भी थे। उनके नाम क्या थे? उनका मुझे नहीं पता भाई जी। तो सबसे पहला नंबर गाड़ी पहलवान का है, इस चौधे का। मैंने गैर महसूस तरीके से अपनी जेब में से निकालकर कमानीदार चाकू खोल लिया। कड़क की ऐसी आवाज़ पैदा हुई तो गाड़ी बित कर, खड़ा रह, ज़रा भी हिलाना तो मेरा हाथ तो लट जाएगा। ये कहकर मैंने तेज़ी से चाकू की नोक उसके नेफे में डालकर उसका ज़ारबंद काट दिया। गाड़ी फौरन ही नीचे बैठने लगा तो मैंने चाकू की नोक उसकी बगल में धंसा दी। उसके मुंह से भयानक चीख निकली और वो सीधा हो गया। उसके जख्मी हाथ से अभी तक खून रिस रहा था। शायद उसकी कोई रग कट गई थी। आबी ने अभी तक उन चारों को पिस्तौल की जद में ले रखा था। गाड़ी के हौसले जवाब दे गए थे। मैंने चाकू की नोक बगल में से निकालकर उसके रेशमी कुर्ते पर इस तरह चलाई कि गर्दन से लेकर दामन के आखिरी तस्मे तक उसका कुर्ता कट के दाएं बाएं झूल गया। गाड़ी की बगल से खून रिसने लगा था। वो अंधे भैंसे की तरह एकदम मुझसे टकराकर सहन की तरफ भागा, मगर वक्त ने उसको मोहलत ना दी। मेरे चुपचाप के लबों तले दबी हुई गोली उसकी पीठ में जा धंसी। वो जान हार गोली अपनी सारी तवानाइयां सर्फ करके गाड़ी को मुंह के बल गिरा गई। आबी ने अभी तक उन चारों को अपनी जद में ले रखा था और टोंकी के बाल उसकी मुट्ठी में जकड़े हुए थे। मैंने आगे बढ़कर गाड़ी को बालों से पकड़ा और झटका देकर ऊपर उठा दिया, मगर अब उससे खड़ा नहीं हुआ जाता था। गोली अपना काम कर गई थी। वो उसके फेफड़ों में जा रुकी थी और गाड़ी का सांस उखड़ने लगा था। मैंने उसे छोड़ दिया। वो धड़ाम से ज़मीन पर चित गिरा। उसकी आंखें अभी तक मेरे चेहरे पर जमी थीं। उनमें ऐसी नफरत थी कि मैं और ज़्यादा देर बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता था। मैंने ताक कर 2 गोलियां चलाईं। तीसरी गोली उसके दिल में उतरी। उसकी आंखें आप ही आप बंद होने लगी। वो पलट कर औंधा हो चुका था। उसके मुंह पर थूक कर मैं चीते जैसी तेजी से पीछे मुड़ा और टोंकी को जा पकड़ा। रीटा का गला किसने घोटा था? इसने भाजी, इस गौस ने। ये झूठ बोलता जनाब, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये करोंडर दीका उसको सारी रात खराब करते रहे। इस करोंडर ने अगली सुबह उसको 3 बजे उधर अस्पताल के सामने वाली सड़क पर फेंका था। मैं बेगुनाह हूँ भाई जी, मैं बेगुनाह हूँ। वो दीवार के साथ जा लगा। हाथ उसने अपने किसी अंदरूनी खौफ से आजिज आकर ऊपर उठा लिए थे। तुम्हारा क्या ख्याल है करोंडे, सच कह रहा है ये गौस? वो कुछ ना बोला। वो मेरी बात सुनते ही लरजने लगा था। मन्नान को किसने बताया था कि रीटा मर चुकी है? मैंने टोंकी से फिर पूछा। उसे वहां फेंक कर ये गौसी मन्नान के पास गया था भाई जी, इसने खुद मुझे बताया था। टोंकी फर बोल रहा था। आबी ने उसे निचोड़ कर रख दिया था। चलो करोंडे, चल उधर गौस के पास खड़ा हो जा, और तू भी चल दे देख ले। शराब भी पियोगी तुमने उसको? क्यों? जी बाबूजी, ये गौसी लाया था 2 बोतलें। और उसके जिस्म पर जलते सिगरेट किसने लगाए थे? दीका मिनमिनाया। वो तो बाबूजी मन्नान नहीं लगाए थे, हमें कुछ पता नहीं बाबूजी। खुदा के लिए हमें माफ़ कर दे बाबूजी। ये करोंडे की आवाज़ थी। अब वो तीनों दीवार के साथ लगकर खड़े थे। उनकी वो मकरू सूरतें देखकर मेरे दिल में गैज़ो गज़ब की आग भड़कती जा रही थी। मैंने सबसे पहली गोली गौस की कनपट्टी में मारी। वो जड़ से कटे दरख्त की तरह गिरा तो दूसरे दोनों गिगियाने लगे। मेरा दिमाग उलटने लगा था। मैं उनके पुर्जे उड़ा देना चाहता था, मगर धम्मी ऐन उसी घड़ी फर्श से उठकर सहन की तरफ भागा। आबी ने टोंकी को छोड़कर धम्मी की टांगों में टांग अड़ा दी। वो मुंह के बल कुछ इस तरह गिरा कि उसकी नाक से खून बहने लगा। इस जरा सी मोहलत से फ़ायदा उठाकर दीका और करोंडा डेवड़ी से निकलकर दरवाजे की तरफ भागे, मगर मैंने उन्हें मोहलत ना दी। पहली गोली मैंने करोंडे की गुद्दी में मारी और दूसरी दीके की कमर में। उन पर मुझे कतन रहम ना आया। वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक मौत के मुस्तहक थे। वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही अलमनाक लम्हात थे। मैं उनकी ज़िंदगियों से खेल गया, मगर मैं अपने बस में ना था। रीटा मुझे हर तरफ से नरगे में लिए हुए थी। धम्मी और जत्तल दोनों फर्श पर गिरे थे और उनके 4 साथी ज़िंदगी की सरहद से बाहर जा चुके थे। मेरी नस नस में जहर भर गया था। मैंने धम्मी को नाकारा करने के लिए उसकी भी रगे एहसास मसल दी। मैं नहीं चाहता था कि हम बाहर निकले तो वो शोर मचाकर कोई हंगामा खड़ा कर दे। मेरे चुप शाह ने कोई शोर मचाए बगैर मेरी खिदमत की थी। आबी ने पलंग पर से उठाकर अपना कंबल ओढ़ा और बोला, चल
अब जल्दी निकल, चल यहाँ से। तेरा ये चुपचाप इनके लिए तरियाक साबित हुआ है। चल जल्दी निकल। ये कहकर उसने हवेली के उस ऊंचे दरवाजे की खिड़की खोली और मुझे अपने साथ लेकर वो अपने मुंदमिल जख्म का दर्द सहता हुआ गली में जा निकला। बाहर चारों तरफ सन्नाटा तारी था। हम जानबूझकर इधर को नहीं निकले जिधर हम पर वो पॉकेट मार चढ़ दौड़े थे। कुछ ही देर बाद हम सुनसान गलियों में से गुजरते हुए उस इलाके से निकलकर बिलालगंज जा पहुंचे। हम गश्ती पुलिस से हर हाल में बचना चाहते थे।